हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं 1 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं इन करंट अफेयर की। आपको बता दें, अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने शुरू हुए हैं 1 अगस्त से, जो आने वाली दिसंबर तक ये तकरीबन कंप्लीट सेशन कर चुके होंगे सारा का सारा दिल्ली पुलिस का। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। मेरा नाम रोहित मोर है और आप मेरे साथ कर रहे हैं आज की करंट अफेयर। आपको बताएं, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम पे जाके मिशन क्लासेस 1 लिख दीजिए, @मिशन क्लासेस 1 लिख दीजिए। वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसका नाम है मिशन क्लासेस। वहाँ से आप जो है इस चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोज़ के साथ में आपको वहाँ पर मिलेंगे महत्वपूर्ण PDF वगैरह। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले है, आज के दिन असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। महत्वपूर्ण दिन है, यानी 1 अगस्त की बात की जा रही है। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस ले लिया था? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताते हैं सबसे पहले कि वो चोरा चोरी वारदात के बाद उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 22 जून के अपने पत्र में वायसराय को एक नोटिस दिया था, जिसमें उन्होंने किसी शासक की सहायता करने से इनकार करने वाले प्राप्त अधिकार की पुष्टि की थी। फिर विद्यार्थियों, हम आपको बताएं कि असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन था। ये किसके खिलाफ था? असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। आगे बात करें असहयोग आंदोलन होने के कारण क्या थे प्रिय विद्यार्थियों। ये 1920 से 1922 तक चला था। इसके कारण क्या थे, क्यों असहयोग आंदोलन करना पड़ा था? और रोल्ट एक्ट के बारे में आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते हैं। और पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ हुआ था, उसके कारण विदेशी लोगों का ब्रिटिश सरकार से भरोसा उठ गया था। जो यहाँ पे भारत के लोग थे, उनका ब्रिटिश सरकार से भरोसा उठ गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कुछ ही लोगों को संतुष्ट कर सकी थी प्रिय विद्यार्थियों। जो मॉन्टेग्यू उस टाइम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, उसने कुछ ही लोगों को संतुष्ट किया था। तब तक गांधी ब्रिटिश सरकार के न्याय और न्यायपूर्ण सिद्धांतों को मानते थे। गांधी जी कहते थे कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो आपकी रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मार्शल लॉ हुए, इस घटना के बाद उन्हें लगा कि अहिंसक तरीके से सरकार के साथ असहयोग शुरू करना बिल्कुल सही रहेगा। अगर हिंसा न की जाए और सरकार का असहयोग किया जाए तो ये एक सही रणनीति होगी। गांधी जी ये बात मानने लगे। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना असहयोग आंदोलन शुरू कर दें। हालांकि असहयोग के कार्यक्रमों में शीर्षकों और कार्यालयों के आत्मसमर्पण और सरकारी निकायों में मनोनीत जो पदों से इस्तीफा देना था। गांधी जी ने कहा था कि हम विभिन्न सरकारी पदों पर मनोनीत हैं जो भारतीय, वो जो है इस्तीफा देंगे और सरकारी नौकरियों, दरबार और अन्य कार्यों में शामिल नहीं होना है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों को वापस लेना है और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करनी है। ये महत्वपूर्ण तथ्य था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि इस दौरान भारत के लोगों को ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करने और निजी न्यायिक अदालतों की स्थापना करने का निर्देश दिया गया था। भारतीयों को स्वदेशी कपड़े का उपयोग करने तथा विदेशी कपड़ों और अन्य चीजों का बहिष्कार करने पर बल दिया गया था। गांधी जी ने लोगों को सच्चाई और अहिंसा का पालन करने की सख्त सलाह दी थी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताएं ये आंदोलन क्यों खत्म हुआ, मैं समाप्त होने के कारण क्या थे, क्यों गांधी जी ने इसे 1922 में वापस ले लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, 5 फरवरी की बात है ये, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 की बात है। गोरखपुर जिले के गोरखपुर जिले का चोरी चोरा नामक एक गांव था। वहां पर एक घटना में इस गांव का एक भारतीय इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया था। वहां पर क्या घटना हुई थी प्रिय विद्यार्थियों?
प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया था और पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए। प्रिय विद्यार्थियों, अब अपना बचाव करने के लिए वो थाने में घुस गए तो भीड़ ने क्या किया कि थाने को ही आग लगा दी, इसके चारों तरफ आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला और पुनः आग में फेंक दिया। जो सिपाही इससे बाहर की तरफ भागे उनको क्या किया, वापस जो बाहर खड़े लोग थे उन्होंने इस भीड़ से आने वाले सिपाहियों को वापस इसी में धकेल दिया। इस हिंसक घटना में प्रिय विद्यार्थियों 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो ये था असहयोग आंदोलन, महत्वपूर्ण आज के दिन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने किस या किन और किस संस्था या संस्थाओं को मिलाकर AIMICREST कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रिय विद्यार्थियों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बाधवानी फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर, यानी आंसर तो हमारा सी सही रहेगा, इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि AIMICREST है क्या। प्रिय विद्यार्थियों, AIMICREST को इनक्यूबेटर परिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने और देश भर में देश भर में AIM स्थापित इनक्यूबेटरों के लिए विकास कारक के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल के तहत AIM के इनक्यूबेटरों को अपग्रेड करने के लायक बनाया गया है। AIM है क्या प्रिय विद्यार्थियों, ये है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन यानी अटल नवाचार मिशन, ये है AIM जो सरकार ने चला रखे हैं। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कर दी है, जो आपके खाने पीने की चीजों पर निगरानी रखेगा कि बाजार में क्या आ रहा है, कहीं झूठे विज्ञापन तो नहीं है। इनकी शिकायत आप यहाँ कर सकते हैं। कोई बेवजह की क्रीम का, आपको एक क्रीम आती है ना, ये फेयर एंड लवली और बहुत सारी क्रीमें हैं जो अमिताभ बच्चन जैसे लोग या फिर अन्य जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो दिखाती हैं गोरापन होने की ऐसी स्थिति, ये सब झूठे विज्ञापन है। इन पर ये प्रतिबंध रोक लगाएगा ये प्राधिकरण। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताएं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को हालांकि लागू तो 20 जुलाई 2020 को ही कर दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, अधिनियम की जो धारा 10 है ना, ये धारा 10 है, इसके प्रावधानों के अनुसार जो 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई थी। आपको बताएं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का संचालन करने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग की अपर सचिव निधि खरे को इसका मुख्य आयुक्त बनाया गया है। निधि खरे इसकी मुख्य आयुक्त होंगी, ये आज बनाई गई हैं, तो इसे आप याद रखें। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताने के लिए इसको मैंने आज के करंट अफेयर में शामिल किया है, जो महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। प्रिय विद्यार्थियों, जो उपभोक्ता हैं, आप हम जैसे लोग हैं, इसके अधिकारों को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। आपको बताएं, उनकी रक्षा करना और उसे लागू करना, अधिकारों की रक्षा करना और उसे लागू करना। इसके पास उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने और संस्थानों के प्रति शिकायतों, अभियोजनों, असुरक्षित वस्तुओं, सेवाओं को वापस बुलाने, अनुचित विक्रय प्रथाओं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारी अनुचित विक्रय प्रथाएं चली हुई हैं जिन्हें इस तरीके से बेचा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मनमाने तरीके से वो बेची जा रही हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज है, भ्रामक विज्ञापन। भ्रामक विज्ञापन आप जानते हैं, जिन्हें मैं अभी झूठे विज्ञापन कह के बुला रहा था, वो भ्रामक विज्ञापन
उनके विनिर्माताओं और समर्थनकर्ताओं प्रशासकों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान इस अधिनियम के अंदर किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण अधिनियम की कुछ एक बातें थी। आगे हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस, प्रिय विद्यार्थियों किसकी बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुर्खियों में रहा है। इस पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 2017 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार की राशि 51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार की राशि में 51 लाख रुपये नहीं है, ये व्यक्तिगत को हटाएं तो सही रहेगा। संस्था के तौर पे 51 लाख रुपए दिए जाएंगे, व्यक्तिगत के तौर पे सिर्फ 5 लाख का प्रावधान है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। आगे है 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार कुमार मुन्नन सिंह को प्रदान किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिगत श्रेणी का जो ये पुरस्कार है, राष्ट्रीय जो ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये कुमार मुन्नन सिंह को ही दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 के अंदर ही, प्रिय विद्यार्थियों, एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की थी, जिसे हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कह के पुकार रहे हैं। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को, प्रिय विद्यार्थियों, 23 जनवरी को वितरित किया जाएगा। 23 जनवरी को क्यों वितरित किया जाएगा? क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसीलिए संस्था के तौर पे 51 लाख रुपयों और एक प्रमाण पत्र, और व्यक्तिगत तौर पे 5 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र देने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 8 जनपदों में 240 प्रजातियां, प्रिय विद्यार्थियों, 240 पौधे की प्रजातियों को रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर्यावरण क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश के 8 जनपदों में चलाए गए पौधारोपण अभियान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रिय विद्यार्थियों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जो है दर्ज किया गया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो यहां से ज्यादा ध्यान देने की चीजें नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का 5वां चरण। वंदे भारत मिशन के बारे में भी आपको बताएंगे। उसका 5वां चरण कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1 अगस्त 2020 से। वंदे भारत का 5वां चरण शुरू हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे भारत मिशन जो है, ये इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय के अनुसार देश के 21 हवाई अड्डों पर, देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा इस मिशन के तहत। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मिशन है, ये है क्या वंदे भारत मिशन? मैं आपको बताता हूं। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। तो 4 चरण इसके पहले पूरे हो चुके हैं, अब ये 5वां चरण है। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे की इकाई IRCTC ने किसके साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार आप मेट्रो का कार्ड यूज करते हैं, जो संपर्क रहित है, वो सिर्फ एक ट्रेसिंग कार्ड है, जो आप ऊपर से भी गुजार दें, वो जहां से एंट्री करते हैं, वो ड्रॉ खुलता है, एक साइड, दोनों साइड वो ड्रॉर खुलते हैं, तो वहां पर इसी तरीके से एक IRCTC यानी जो भारतीय रेलवे है, उसने भी ये कार्ड लॉन्च किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत या डिजिटल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया कहें, इन चीजों पर अमल करते हुए IRCTC ने किसके साथ मिलकर, प्रिय विद्यार्थियों, ये उन्होंने SBI कार्ड के साथ मिलकर
किसके साथ मिलकर? एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताएं, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय पीयूष गोयल, हमारे कौन? रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? उनका नाम है पीयूष गोयल। उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो याद रखें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मंत्री भी पूछे जा सकते हैं। ये जो कार्ड है ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि यहां पर वो ट्रेसिंग सिस्टम लगा है तो आप इसको बिल्कुल पास से गुजार दें, टच ना करें तो भी ये उसको ट्रेस कर लेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे इसको, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, हाल ही में संपन्न छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में जो छठी ब्रिक्स प्रिय विद्यार्थियों, BRICS, ये 5 अक्षरों से मिलकर बना है एक ब्रिक्स। इसकी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की किसकी अध्यक्षता में या किस देश के द्वारा जो है की गई है? तो वो प्रिय विद्यार्थियों की गई है अभी हाल ही में रूस के द्वारा। मैं आपको बताता हूं ब्रिक्स है क्या प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले ब्रिक्स की फुल फॉर्म, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये ब्रिक्स देश हैं ये इन्होंने जो है अभी हाल ही में एक बैठक की है, वो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की है। इसकी अध्यक्षता जो है वो किस देश ने की है, इस चीज पर हम बात करते हैं। वो रूस ने की है और ये बैठक तो हुई थी 30 जुलाई को, लेकिन इसकी मैं पिछली करंट अफेयर में एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। आज की करंट अफेयर में इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजकल सारी मीटिंग्स चल रही हैं। किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्योंकि एक दूसरे देश में तो जाने से सभी डरते हैं। कोरोना एक खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे जो हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो यहाँ से गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने यहां से इनमें जो है शिरकत किया, गए नहीं है, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जो है इसमें भाग लिया है। और भारत ने बताया कि इसमें भारत 122 शहरों में निगरानी कर रहा है पर्यावरण की। जो एयर वायु का जो गुणवत्ता सूचकांक जारी करते हैं वो 2015 में तो ये सिर्फ 10 शहरों में था, लेकिन अब हम 122 शहरों को इसमें सम्मिलित कर चुके हैं। 2019 में भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रिय विद्यार्थियों ये अभी लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य क्या है? ये चाहता है कि 2024 में 2017 की अपेक्षा अगर इनका कंपैरिजन करें तो 2024 में सापेक्ष के कण प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो 20 से 30% कम करना है। जितना 2017 में था उससे 20-30% कम 2024 में करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता भारत वर्ष 2021 में करेगा और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से, प्रिय विद्यार्थियों मैं आपकी खास बात बताता हूं, जो ब्रिक है ना, ब्रिक 2010 से पहले ये ब्रिक था, फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी इंटर कर गया। 2010 में ये ब्रिक्स नाम से जाना जाने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ब्रिक्स संगठन के अंदर दुनिया की 42% जनसंख्या निवास करती है। लगभग आधा के 8% कम जो है इसमें जनसंख्या निवास करती है और पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है ना, उस जीडीपी का 23% इन देशों के अंदर है। और खास बात बताएं कि ये वैश्विक व्यापार जो होता है, वर्ल्ड ट्रेड में 17% भागीदारी करते हैं ये सिर्फ 5 देश, जो महत्वपूर्ण बात है। ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में होना था। सम्मेलन अलग चीज है प्रिय विद्यार्थियों और मंत्री स्तरीय बैठक अलग चीज है। इसका 12वां सम्मेलन 2020 में रूस के सेंट पीटरबर्ग में प्रस्तावित था, लेकिन आपको पता है कोविड-19 के चलते इसका जो है इसको स्थगित करना पड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, हाल ही में
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो वो है आईआईटी खड़गपुर। इन्होंने कोरोना टेस्ट के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया है और ये जो डिवाइस है बड़ा ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। इसको आप एक जो है मैं आपको बताऊं कि इसकी सटीकता इतनी ज़बरदस्त है, इसको जिसने प्रशिक्षण बिल्कुल काम चलाओ लिया कि कैसे टेस्ट करते, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसे ज़्यादा बड़ी लैब में सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी चलते फिरते किसी का भी ब्लड टेस्ट इसमें ड्रॉप, जैसे कि हम शुगर टेस्ट करते हैं उसी प्रकार इसका भी टेस्ट बिल्कुल आसान है। इसमें पेपर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आगे हम बात करते हैं हाल ही में किसकी अध्यक्षता में खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति की घोषणा की गई है? प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में? तो वो अध्यक्षता आपसे पूछी गई है, तो किसकी अध्यक्षता में? न्यायाधीश मुकुंद शर्मा समिति के अध्यक्ष हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुकुंद शर्मा पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के। प्रिय विद्यार्थियों, इस समिति के अंदर खेल मंत्रालय ने जो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए एक समिति बनाई है, उसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और सरदार सिंह को भी शामिल किया गया है। ये भी खिलाड़ी जबरदस्त हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के दौरान खेलों के क्षेत्र में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इन सभी के अंदर जो है चयन करने के लिए ये समिति बनाई गई है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास अर्जुन पुरस्कार है, ये भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार है प्रिय विद्यार्थियों। और द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखें। द्रोणाचार्य ये कोच को दिया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। ये कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिनके जो है पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं। जैसे ध्यानचंद पुरस्कार हुआ, इसी श्रेणी में आता है वो भी, ध्यानचंद पुरस्कार। और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। इनकी चयन समिति बनाई गई है अभी खेल मंत्रालय के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और एक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम प्रिय विद्यार्थियों यहीं तक करते हैं। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर यही थे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप हमारे मिशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इसे PDF आपने व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो आप मिशन क्लासेस लिख के इस नंबर के ऊपर सेंड कर दीजिएगा, जिससे आपको व्हाट्सएप की PDF प्राप्त होती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें प्रोत्साहन कर देने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।